हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में ना क्लास 10th इंग्लिश के कंप्लीट रोड मैप मिलने वाला है आपको कि आखिर आपको कैसे इंग्लिश करना है, आपका अप्रोच क्या होना चाहिए। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में टॉपर बच्चे और लेजेंड बच्चे दोनों को ही गाइडेंस मिलेगा। टॉपर बच्चों को गाइडेंस मैं दूंगा और लेजेंड बच्चों को गाइडेंस डियर सर देंगे। ठीक है, इसी वीडियो में। और लेजेंड बच्चों से मेरा मतलब है वो बच्चे जो कि थोड़ा पढ़ के ही अच्छा नंबर लेके आना चाहते हैं, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। ओके, तो दोस्तों अब जो बच्चे जिन्होंने सोचा है कि इस बार क्लास 10th में 95% या फिर उनसे ज़्यादा परसेंट लाना है, तो उनको तो सारे ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, मतलब उनको कुछ स्किप नहीं करना है, उनको सब चीज़ पढ़ना है। और एक जो गलती है ना जो बच्चे कर देते हैं कि मतलब इंग्लिश को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, मतलब सोचते हैं कि इंग्लिश तो बहुत ईजी सब्जेक्ट है, उसको तो लास्ट में कर लेंगे। नहीं, इंग्लिश ही उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि और सब्जेक्ट है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अपना ज़्यादा समय इंग्लिश पे दो, लेकिन बस डेली हाफ आवर दो। हाफ आवर भी अगर आप डेली देते हो ना रेगुलर, तो आप इजीली इंग्लिश में अच्छे नंबर लेके आ सकते हो। दोस्तों अब आपको करना क्या है, आपको ना मतलब पहले तो क्वेश्चन आंसर इंग्लिश में याद मत करना। क्लास 10th में जो बच्चा इंग्लिश में क्वेश्चन आंसर याद करता है ना, वो टाइम वेस्ट कर रहा है। ठीक है, और क्वेश्चन आंसर को याद करने की गलती मत करो। आपको याद करना है समरी। समरी अच्छे से आपको याद होनी चाहिए हर चैप्टर की। और मैं आपको एक ई बुक की लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पे सभी चैप्टर की इजी वे में समरी, कीवर्ड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा पड़ा है, तो वहाँ से आप इजीली उनको याद कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों आपको ना सबसे पहले ना सभी चैप्टरों के अच्छे से समरी को याद करना है। और समरी को याद कैसे करना है मैं बताता हूँ। आपको 5 टाइम मतलब याद करना है। 5 टाइम कैसे याद करना है, तो नंबर 1 आपको सबसे पहले ना पूरा समरी को एक बार पढ़ना है। ठीक है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक एक बार अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, थोड़ा समरी पढ़ना है, फिर अपने आप को समझाना है, फिर थोड़ा पढ़ो, फिर समझाओ अपने आप को। ओके, फिर थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, आपको आंखें बंद करके उस पूरी स्टोरी को ना अपने आप को समझाना ही है हिंदी में, और स्टोरी को विजुअलाइज भी करना है। ठीक है, इससे आपको वो जो कहानी है, जो स्टोरी है, वो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, और आपको फोर्थ स्टेप में क्या करना है कि आपको इंपॉर्टेंट कीवर्ड याद करना है। कीवर्ड सच में वो दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आपके आंसर में कीवर्ड नहीं हुआ तो आपके नंबर कट सकते हैं, लेकिन वही अगर आपके आंसर में कीवर्ड हुआ और आंसर थोड़ा बहुत गलत भी हुआ तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे उसमें। ठीक है, तो इसलिए कम से कम एक चैप्टर के ना 10 से 12 कीवर्ड तो आपको याद रखने ही हैं। ठीक है, तो इसलिए कीवर्ड को अच्छे से याद कर लो, उसके चैप्टर के इंपॉर्टेंट कीवर्ड। और कीवर्ड ऐसे होने चाहिए ना जिनको रिकॉल करके आपको पूरी कहानी अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, वैसे स्टेप में आपको क्या करना है ना, पूरी समरी को एक बार लिख के देखना है। ठीक है, बिना देखे आप पूरे समरी को लिखो और उसके बाद उसे चेक करो। ओके, तो दोस्तों इससे क्या होगा कि आपको पूरा समरी अच्छे से याद हो जाएगा। और उसके बाद ना आपको क्या करना है कि PYQ उठाओ और उस चैप्टर के ना जो क्वेश्चन आंसर है उनकी प्रैक्टिस करो, मतलब क्वेश्चन आंसर पढ़ो और उनके आंसर खुद से लिखने की कोशिश करो। ठीक है, अब क्वेश्चन आंसर लिखने के बाद ना मेन प्रॉब्लम आती चेक करने में। देखो मेरे साथ क्या होता था कि मेरे घर वालों के पास इतना टाइम नहीं होता था मेरी कॉपी चेक करे। ठीक है, और मैं खुद अपनी कॉपी चेक नहीं कर पाता था। क्यों? क्योंकि यार मैंने खुद लिखा है तो मैं अपनी गलती कैसे पता कर पाऊंगा। तो इसलिए आप अगर आपको भी यही प्रॉब्लम आती हो तो आप क्या कर सकते हो कि आप अपना जो आंसर है ना उसकी फ़ोटो क्लिक करके जेमिनी या फिर चैट जीपीटी पे दे दो, और फिर वो आपको चेक करके आपको कोई मिस्टेक बता देगा, वहाँ से आप अपने करेक्शन कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप भी ये कर सकते हो। और एक और चीज़ दोस्तों, आपने मतलब एक बार सब चीज़ अच्छे से पढ़ लिया, समरी याद कर लिया, PYQ से क्वेश्चन आंसर रिवाइज कर लिया। अब ये नहीं सीधा उस चैप्टर को ना पेपर से एक दिन पहले ही उठा के रिवाइज करें। नहीं, हम में से कोई भी इतना इंटेलिजेंट नहीं है कि एक बार चीज़ों को पढ़ें और उसको अच्छे से याद हो जाए। उसको जब तक हम बार बार रिवाइज नहीं करेंगे ना, तब तक हमको वो अच्छे से याद नहीं होगा। अगर आपने जैसे कोई एक चैप्टर पढ़ा आज अच्छे से, तो 5-6 दिन बाद ना उसका एक बार रिवीजन करो। रिवीजन में आपको सारे स्टेप रिपीट नहीं करने। रिवीजन में आप ना मतलब इंग्लिश का तो एनिमेटेड वीडियो यूट्यूब पे बहुत सारे हैं, तो आप कोई सी भी एक वीडियो देख के उसका रिवीजन कर सकते हो, या फिर आप उसकी समरी एक बार और रिकॉल कर सकते हो। मतलब आज आपने चैप्टर पढ़ा है तो 5-6 दिन बाद एक बार दोबारा से रिवाइज करो उस चैप्टर का। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपको वो जो चैप्टर है ना वो अच्छे से रिकॉल हो जाएगा आपके मेमोरी में। दोस्तों अब ये तो हो गया टॉपर बच्चों का कि मतलब उनको क्या कैसे करना है। अब जो लीजेंड बच्चे हैं जो कि थोड़ा पढ़ के भी अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, तो अब यहाँ से उनको डियर सर गाइड करेंगे। ओके, देखते हैं। पहले देखेंगे फर्स्ट फ्लाइट। फर्स्ट फ्लाइट में भाई
देखा जाए तो तुम्हारे 9 चैप्टर्स है ना, 9 चैप्टर्स है, लेकिन कुछ चैप्टर्स मैंने ऐसे लिखे हैं जिस पे तुम्हें सबसे पहले अपना टाइम लगाना है, सबसे ज्यादा समय किस पे लगाना है, तो ये चैप्टर्स है। क्यों है ये चैप्टर इतने इंपॉर्टेंट, बताता हूं। सबसे पहला है अ लेटर टू गॉड, बहुत आसान है, जल्दी कर लोगे, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। अ लेटर टू गॉड वो चैप्टर है, खोलते टिप्स पे होना चाहिए, टिप्स पे होना चाहिए। दूसरा है नेल्सन मंडेला, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर तुम्हारी किताब का, सबसे ज्यादा 6 नंबर का सवाल जिससे बनता है ना भाई, ये है नेल्सन मंडेला। अच्छा, इसमें फायदा क्या है, इसके जो क्वेश्चन होते हैं ना नॉर्मल होते हैं कि बताओ डिस्क्रिमिनेशन पे तुम क्या कहना चाहोगे। अगर तुम्हें कुछ भी नहीं आता, भूल भी जाते हो, कहीं कोई दिक्कत भी आ रही है, 2-4 लाइन अपनी तरफ से भी बनानी पड़ रही हैं, तो इसमें बन जाती हैं। कैसे बन जाती हैं, क्योंकि भाई हमारे देश में भी तो स्ट्रगल ही हुआ था, फ्रीडम फाइटर्स ने बहुत स्ट्रगल किया था, अल्टीमेटली सक्सेस मिली थी, डेमोक्रेसी आई थी, यही तो था। तो ये पढ़ना आसान है, इसके बारे में लिखना आसान है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नेक्स्ट के अगर मैं यहां बढ़ता हूं तो मैडम राइड्स द बस, इतनी मजेदार कहानी है और इतनी सिंपल है, इतनी इजी है। क्या किया था उसने, कैसे वो राइड की थी, पहले खुश क्यों थी और बाद में खुश क्यों नहीं थी। 4-5 लाइंस जो इसकी, वो इंपॉर्टेंट लाइंस जो अगर तुमने एक बार देख ली ना, घोल के पी ली, 6 नंबर में दोनों के मिक्स सवाल होने के चांसेस होते हैं। ये पैरेलल बेस्ड क्वेश्चन में ये वो है सारे ही चैप्टर्स जो तुम्हारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, पैरेलल क्वेश्चन में ज्यादा पूछे जाते हैं। इनके ऊपर पूरा पूरा एक्सट्रैक्ट बेस्ड आ जाता है। इनको तो घोल के पीऊंगा मैं, क्योंकि ये वो है जो मुझे कम समय में ज्यादा नंबर दिलाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अब बात करता हूं अगर मैं पोएम्स की। भाई 10 पोएम है, लेकिन तुम्हें पूरी 10 पे एक साथ अटैक नहीं करना। अटैक किस पे करना है, स्ट्रेटेजिकली चलता है। डस्ट ऑफ स्नो, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक स्टैंजा की पोएम है, बहुत पूछी जाती है, बहुत आता है इसका एक्सट्रैक्ट बेस्ड स्टैंजा। फायर एंड आइस बहुत आसान है, कुछ है ही नहीं इसमें कि फायर का मीनिंग क्या था, आइस का मीनिंग क्या था, जिसको ये पता चल गया हो गया काम, हो गया काम, कुछ है ही नहीं, बिल्कुल हलवा। ये 10 मिनट में कवर हो जाती है पोएम, 10 मिनट में, 10 मिनट में। अ टाइगर इन द जू, सबसे ज्यादा अगर सवाल किसी से पूछा जाता है पोएम्स में, उन पोएम्स में ये टॉप पे रहती है, टाइगर इन द जू। इसका एक्सट्रैक्ट भी खूब आता है, इसके शॉर्ट आंसर टाइप भी बहुत पूछे जाते हैं, बहुत अच्छी पोएम है। बॉल पोएम तुम्हारी खुद की लाइफ से रिलेटेड पोएम है, इसलिए इसको भूलना बहुत मुश्किल होता है। इसको आप भूल नहीं पाओगे क्योंकि इसमें बार बार बोलेगा बॉल क्या थी, बॉल चाइल्डहुड मेमोरीज थी, उसकी पास्ट मेमोरीज थी जो उसने खो दी थी, उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आई थी कि वो मैच्योर हो गया है, उसने सीख लिया है, एक्सेप्टेंस आ गई है कि अब चीजें वो खोएगा, बड़ा हो चुका है, इसके ऊपर है। बहुत प्यारी सी पोएम है। तो ये बॉल पोएम तुम्हें करनी है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। जॉन बैरीमैन की बॉल पोएम, उसके बाद अमेंडा, बिल्कुल तुम्हारी लाइफ से रिलेटेड है, सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली, और कुछ भी नहीं है कि उसकी मदर उसको नैग कर रही है कि ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो, वो कर लो, और वो कह रही कि मैं मर्मेड होती, इससे अच्छा तो मैं ऑर्फन होती, बस यही तो कह रही, कुछ भी नहीं है, हलवा है। कितनी पोएम बताएं, 1 2 3 4 5, बस 5 पोएम्स है। 10 में से 5 ऐसी पोएम निकाल के दिए हैं कि जो तुम्हें एग्जाम में ऐसे भर भर के नंबर चले। इनका कुछ मत छोड़ना, इनके खूब सारे एक्सट्रैक्ट लगाना, इनके शॉर्ट आंसर खूब करना, इनके जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन वाले वो सब अच्छे से करना। अब देखते हैं फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। भाई वैसे तो इसमें भी 9-10 चैप्टर हैं, इसमें कौन से ऐसे चैप्टर हैं जो तुम्हें वैरायटी कम देते हैं, नंबर ज्यादा देते हैं। अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, कुछ भी नहीं है, उसका कुत्ता होता है, मलन्यूट्रिशन का शिकार हो, उसे लग रहा होता है ओवर पैम्परिंग करता है, ओवर ईटिंग करा देती है मिसेस पम्फरी। फिर डॉक्टर हैरियट होते हैं, वो क्या करते हैं, कोई सर्जरी वर्जरी नहीं करते, बस उसको खाना नहीं देते और कुछ भी नहीं है। ओवर पैम्परिंग, ओवर ईटिंग के ऊपर है, ओवर लविंग, किसी को कोई बहुत ज्यादा प्यार कर रहा है उसके ऊपर है। ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी कुछ भी नहीं था। द मिडनाइट विजिटर सबसे आसान आता है। द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, मैं जानता हूं तुम्हें लगता है कि सर मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट बड़ा बोरिंग है, मजा नहीं आता। भाई साहब इसमें सिर्फ 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो उसकी मां का क्या रोल था उसके साइंटिस्ट बनने में, और दूसरा जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो क्या होता है कि ब्रिलियंट साइंटिस्ट बनने के लिए क्या करना होता है, एक अच्छा साइंटिस्ट बनने के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए। इसमें वैरायटी नहीं है, बार बार कह रहा हूं, ऐसे उंगलियों पे गिन लोगे लाइंस के, बस ये 4-6 लाइंस अगर मुझे पता है तो मैं कोई भी लॉन्ग आंसर भी कर सकता हूं। और जो क्वेश्चंस भी आते हैं ना, बड़े ओपन एंडेड, बहुत ही जनरल क्वेश्चन होते हैं। बताओ साइंटिस्ट बनने के लिए क्या करना है, भाई मैं अपनी तरफ से भी तो लिख सकता हूं, इसमें तो कुछ है ही नहीं। साइंटिस्ट बनने के लिए क्यूरियोसिटी, हार्ड वर्क, डेडिकेशन, रेजिलियंस, परसिवरेंस, ये सब तो चाहिए होता है। तो ये बहुत इजीली हो जाता है, बहुत मजेदार चैप्टर है। नेक्स्ट आता है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट तुम्हारी किताब का ही नाम है, हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है। एक ही क्वेश्चन बनता है, बार बार एक क्वेश्चन बनता है, वैरायटी नहीं है। अगेन आई से वैरायटी नहीं है, इसमें भी क्या वैरायटी नहीं है भाई, एक ही क्वेश्चन बनेगा। ग्रिफिन वाज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट, हाउएवर ही वाज अ लॉलेस पर्सन। भाई ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, लॉलेस था, तो क्या लॉलेस किया था उसने, भाई उसने क्या क्या कानून तोड़े थे, वो एपिसोड की वो लाइंस तुम्हें बस याद रखनी है। एक क्वेश्चन बार बार बनेगा कि जो
डिस्कवरी होती है, इन्वेंशन होती है, उसका जो मिसयूज इसने किया, अगर वो मिसयूज ना करता तो कितना वो काम में आ सकती थी। बताओ, साइंस के प्रोस भी होते हैं, कॉन्स भी होते हैं, इस तरह की चीजें होंगी, और वो भी बहुत ज्यादा अलग नहीं होती हैं। इसलिए फुटप्रिंट विदाउट फीट में टाइम लगाना, क्वेश्चन ज्यादा आता है, एक्सट्रैक्ट बेस ज्यादा आएगा, लॉन्ग आंसर में ज्यादा आएगा। नेक्स्ट आता है भोली। भोली बड़ा शानदार चैप्टर था। एजुकेशन के ऊपर सवाल उठता है कि कैसे एजुकेशन हासिल करने के बाद, एजुकेशन की इंपॉर्टेंस का सवाल आता है कि एजुकेशन हासिल करने के बाद कैसे आप सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाते हो, कैसे आपको विंग्स मिल जाते हैं उड़ने के लिए। जब उसे एजुकेशन हासिल होती है तो वो एक अलग लेडी बन जाती है, कॉन्फिडेंट हो जाती है। प्यारा सा चैप्टर है, तुम्हें कुछ बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जनरल नॉलेज, अपने मन से भी अगर आंसर सोचोगे तो वही आंसर इसके निकलेंगे। जो भी क्वेश्चन इसके होंगे उसमें कोई वैरायटी तुम्हें देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन 6 नंबर में इसमें से भी 6 नंबर का आएगा, इसमें से भी 6 नंबर का आएगा, इसमें से भी आएगा। तो ये वो टॉपिक्स है। एक आता है दी नेकलेस मटिल्डा की, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इंटरेस्टिंग स्टोरी है मटिल्डा की। इसको अच्छे से पढ़ के जाना भाई। बार बार कह रहा हूं, ये मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ही नहीं बता रहा सिर्फ कि इंपॉर्टेंट है, साथ में मैं ये भी बता रहा हूं कि ना टाइम कम कंज्यूम करेंगे तुम्हारा। इन सभी चैप्टर्स में बहुत ज्यादा एपिसोड्स बहुत लेवल पे नहीं नजर आएंगे। आगे हमारी राइटिंग सेक्शन और ग्रामर में क्या करना आता है, एडिटर का सबसे ज्यादा लेटर आता है, कोई वैरायटी नहीं है, कुछ नहीं पूछता, कॉमन लाइंस होती हैं, और जो फॉर्मेट होता है वो हमेशा सेम रहता है कि भाई सेंडर्स का एड्रेस, फिर डेट, फिर रिसीवर एड्रेस, ऐसे यही सब चल रहा होता है, सब्जेक्ट वगैरह सब कॉमन होता है। थ्रू दी कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ दी अटेंशन ऑफ कंसर्न अथॉरिटीज, ऐसे करके ना कॉमन लाइंस है। वो कॉमन लाइंस मैंने सब बता रखे हैं, उसके अलग कुछ नहीं आता। तुम्हें सिर्फ अपनी तरफ से 2-3 लाइन लिखनी होती है। इसको प्रिपेयर करने का सबसे आसान तरीका क्या है भाई, प्रीवियस ईयर के सॉल्व्ड आंसर ऐसे यूं करके देख लो, वेबसाइट पे देख लो, चैट जीपीटी पे देख लो, तुम्हें पता चल जाएगा अच्छा ये लाइंस ऐसे लिखनी है, डन हो गया तुम्हारा काम। एनालिटिकल पैराग्राफ भाई 5 नंबर का एग्जाम में आएगा, हाथ पैर फूल जाते हैं तुम्हारे, कुछ भी मत करना। इसमें फोकस करना है तुम्हें कॉमन लाइंस पे। कुछ कॉमन लाइंस होती हैं जो कि हर एनालिटिकल पैराग्राफ में तुम लिख सकते हो। कॉमन लाइंस होती हैं कि शुरुआत कैसे करनी है, जैसे इट इज जनरली बिलीव दैट, और जो भी मैक्सिमम उसके अंदर जो डेटा में मैक्सिमम कोई चीज होती है उसको मेंशन करो, लोवेस्ट को मेंशन करो, एडिशनल इंफॉर्मेशन जो दिखाई दे रही है उसको कैसे पुट करना है, वो बस तुम्हें याद रखना है। बहुत ज्यादा वर्ड्स में लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। लास्ट की कुछ लाइन होती है कि ऑन द बेसिस ऑफ दी above information I would conclude that, ऐसे करके, in my opinion, ऐसे करके कुछ कॉमन चीजें होती हैं। एग्जामिनर ये नहीं देखना चाहता कि तुमने उसको डेटा को कितने अच्छे से एनालाइज, भाई तुमने जो वर्ड्स लिखे हैं, जो फ्रेजेस लिखे हैं, वो कितने शानदार हैं, वो ज्यादा मैटर करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं ग्रामर की तरफ। ग्रामर में बहुत सारा टॉपिक्स होते हैं, लेकिन मैं तुम्हें जूस पिला रहा हूं कौन से टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, किसको पक्का कर लोगे तो एग्जाम में बहुत बढ़िया करके आओगे। मत पढ़ना उन चक्करों में कि सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड करना है, और फिर हमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करना है, हमें फिर प्रेपोजिशन और ये करना है। भाई मत फंसना, बहुत आसान तरीका बता रहा हूं। तुम्हें क्या करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट पक्का करो, पास्ट इंडेफिनिट पक्का करो, परफेक्ट कंटिन्यूअस पक्का करो। ये 3 पक्का कर लेना, इसी में से मैक्सिमम एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन बन जाएंगे तुम्हारे। मैक्सिमम क्वेश्चन इनमें से आते हैं। टेंस की अगर मैं बात करूं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इसी में कवर हो जाता है कहीं ना कहीं। प्रेजेंट इंडेफिनिट की गलती बहुत होती है, पास्ट इंडेफिनिट की गलती बहुत होती है, और परफेक्ट कंटिन्यूअस किसी का भी, हैज बीन, हैव बीन वाला कोई सा भी, चाहे वो प्रेजेंट का या पास्ट का, ये पक्का करके चलना। दूसरी चीज, आर्टिकल्स आते हैं ए एन दा। ए एन दा का कहां इस्तेमाल हो रहा था, कहीं कहीं गलत दा लगा होता है, कहीं कहीं गलत एन लगा होता है, खामा कहां ए आना है दा लग गया, दा लग गया ए आना था, ऐसे करके मिस्टेक्स होती हैं। ए एन दा का पक्का करते हुए चलना कॉन्सेप्ट, इनको पक्का कर लोगे तो तुम्हें ग्रामर में बहुत हेल्प हो जाएगी। एक मॉडल्स को पक्का करते हुए चलना, खास तौर से मस्ट कहां आएगा, कैन कहां आएगा, माइट कहां आएगा, ये वाले सवाल ज्यादा पूछे जाते। ये है वो टॉपिक, ये है वो टॉपिक। और सच बता रहा हूं, ये किसी किताब में नहीं लिखे, कोई तुम्हें बताएगा नहीं। क्यों? ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस बोल रहा है, मेरी ऑब्जर्वेशन बोल रही है। मैं कोई तुक्के नहीं लगा रहा हूं, मैं तुक्के नहीं लगा रहा हूं, मैं जानता हूं कि कहां से क्या पूछा जाता है। इन पैसेज की बात करते हैं, 20 नंबर के आते हैं एग्जाम में तुम्हारे, 20 नंबर के एग्जाम में आते हैं। कैसे करना है, अनसीन पैसेज की अलग से प्रैक्टिस करके टाइम वेस्ट करोगे तुम, कुछ अलग से प्रैक्टिस मत करना। उसकी जगह वोकैब पे ध्यान देना। तुम्हें जितनी वोकैब लर्न कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा वोकैब को लर्न करना है। साथ में मैंने टॉनिक सीरीज बना रखी है कि आपको अपना आंसर फ्रेम कैसे करना है, कॉमन लाइंस कैसे होती हैं, अपने खुद के शब्दों में कैसे बनाना है, उससे तुम्हारी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। टॉनिक सीरीज है, 3-4 वीडियोस हैं, वो देख सकते हो। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है अनसीन पैसेज में ज्यादा मैक्सिमम मार्क्स लाने के लिए। आशा है कि आपको जो सर ने समझा और जो मैंने समझा है वो अच्छे से समझ आ गया हो। और दोस्तों, अगर किसी बच्चे का ना इंग्लिश सब्जेक्ट वीक है
तो उसको अभी से ही मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। हमने जो जो स्टेप बताए हैं ना, जो जो चीज़ें बताई हैं, उनको बस अच्छे से फॉलो करो और आपका इंग्लिश स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों, ये जो डाउट था कि इंग्लिश का एक रोड मैप और इंग्लिश वीक है तो उसको स्ट्रांग कैसे करें, वो इन भाई का डाउट था, ठीक है। अगर आपका भी कोई डाउट होता है ना, तो आप मेरी किसी भी वीडियो में आके कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और कमेंट करने के बाद ना आप ये हार्ट वाला इमोजी ज़रूर लगा देना, जिससे मैं समझ जाऊँ कि आपको कोई डाउट है और मैं उस पर एक अच्छी सी वीडियो बना दूंगा जिससे कि आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पे वीडियो एंड होता है। आशा है कि आपको जो सर ने और जो मैंने समझाया वो अच्छे से समझ आया हो, ठीक है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो क्या करने का, सर आप ही बता दीजिए कि इनको क्या करना है। लाइक से भर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।